तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंशियंट इंडिया के इस क्लास में मौर्य वंश के बाद का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि 185 ईसा पूर्व में जब अंतिम मौर्य शासक वृद्धर्थ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, तो वहां से मौर्य वंश का अंत हो जाता है। मौर्य वंश के अंत होने के बाद भारत का जो राजनीतिक स्थिति थी, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईस्वी तक, यानी 350 तक, वो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशंस का था, राजनीतिक विखंडन का था। अर्थात जिस प्रकार से मौर्यों ने 322 से 150 ईसा पूर्व तक यूनिफाइड रूल किया, पूरे भारत में एक वंश का शासन था, उस प्रकार का शासन 185 BCE से लेकर करके 350 CE तक, यानी ईस्वी तक नहीं रहा। और ये पीरियड भारतीय इतिहास में एक तरीके से राजनीतिक विखंडन का, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशंस का रहा। इस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशंस में, राजनीतिक विखंडन में कुछ देशी राज्य भी एस्टैब्लिश्ड हुए। इस पीरियड में विदेशियों का भी आगमन हुआ। तो देशी राज्य जो इस पीरियड में शासन कर रहे थे, उसमें एक तो शुंग वंश था जो मौर्यों का उत्तराधिकारी बना। दूसरा, शुंगों के बाद कण्व वंश का इतिहास शुरू होता है। फिर कण्व के बाद आंध्र सातवाहन का आता है। इसके बाद वकाटक वंश का भी अस्तित्व हम देखते हैं, और कलिंग में एक राजा का भी अस्तित्व हम लोगों को दिखाई पड़ता है इस पीरियड में। तो ये लगभग 5 राज्य ऐसे थे जो मौर्यों के बाद देशी राज्य थे। इसी पीरियड में विदेशी आक्रमण भी होता है, जिसमें इंडो ग्रीक इन्वेजन, हिंद यूनानी आक्रमण है, जो एक प्रकार से जो सिकंदर का आक्रमण था, उस आक्रमण के बाद ये दूसरा आक्रमण होता है यूनानियों का, लेकिन एक अंतर के साथ कि ये प्योर यूनानी नहीं थे, प्योर ग्रीक नहीं थे, बल्कि भारत के सम्मिश्रण से ग्रीक का एक नया क्लास पैदा हुआ था, जिसको हम लोग इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। उसका भी इन्वेजन होता है इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी मौर्योत्तर काल में। इसके साथ साथ एक चीन की जाति है जिसका नाम है कुषाण, तो उसका भी आक्रमण होता है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी आक्रमण हुए, जैसे शकों का, पार्थियंस का। ये सब विदेशी आक्रमण 4-5 भारत में होते हैं और उनकी सत्ता स्थापित होती है। फिर आगे चलकर ये जातियां भारत से जाति नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में घुल मिल जाती है। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसका अध्ययन हमको अब के क्लास से करना है। साथ ही साथ मौर्योत्तर काल का सामाजिक जीवन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पीरियड में समाज में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जो परिवर्तन आज तक हमको प्रभावित कर रहे हैं। यानी जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से जो रूप धारण करता है भारत में, यानी उसमें जटिलता जो आती है वो इसी पीरियड में आती है। फिर इसका आर्थिक जीवन भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजनीतिक रूप से भारत तो डिसइंटीग्रेट था, लेकिन इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड कंट्री था। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उसी अर्थव्यवस्था ने भारत को एक रखा। इसके साथ साथ इसका जो सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारे स्थापत्य कलाओं का हम लोग निर्माण होता हुआ पाते हैं इस पीरियड में। साथ ही साथ सनातन धर्म से डिराइव होकर के शैव और भागवत, इस प्रकार के 2 नए पंथों का उदय इस पीरियड में होता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आमतौर पे पढ़ने वाले मौर्योत्तर काल को बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यदि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमसे पूछिए आप, तो आजकल के समय में ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पीरियड से आ रहे हैं।
तो आपसे अपेक्षा है कि इस पीरियड को अच्छे ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे। आज का जो क्लास हमारा सेंट्रलाइज होगा, केंद्रित होगा, वो भारतीय राज्यों पर, और भारतीय राज्यों में हम 3 को लेंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक उसका शासन आता रहा। उसमें एक राज्य है, एक स्टेट्स पढ़ेंगे हम लोग शुंगों का, दूसरा कण्व का और तीसरा आंध्र सातवाहन का। क्लियर? तो अब देखते हैं कि शुंग वंश, शुंग वंश की यदि पीरियड की बात किया जाए तो 185 से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। और जहां तक शुंग डायनेस्टी का प्रश्न है, तो इस वंश के जो जानकारी के स्रोत हैं, जिस चीज से हम लोगों को जानकारी मिलती है, पहले उसको देख लें। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पुराण। पुराण में मत्स्य पुराण, और वायु पुराण से हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसके पहले मौर्य पीरियड जब पढ़ रहे थे तो विष्णु पुराण से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली थी। तो मत्स्य और वायु पुराण से हम लोगों को शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक पतंजलि हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा। उससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है। इसके अलावा दिव्यावदान से भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है हर्षचरित, जो एक्चुअली में हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, वान भट्ट। इससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन ये जो है मुख्य स्रोत है। अब दूसरी बात यह है कि शुंग कौन थे, हु वेयर शुंगा। एक प्रश्न आता है कि शुंग जो थे वो कौन थे। शुंग कौन थे का अर्थ ये है कि हमें इस बात की जानकारी प्राप्त करनी है कि उनकी जाति क्या थी। ठीक है? तो जहां तक जाति के बारे में प्रश्न है, शुंगों के जाति के बारे में, तो उसमें एक राइटर हैं हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद, इनका पूरा नाम है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। इनका कहना है कि ये जो है वो पारसी थे, और पारसी होने के कारण सूर्य की उपासना किया करते थे। इसी प्रकार से दिव्यावदान जो है वो इसको क्षत्रिय बताता है कि शुंग लोग जो थे वो क्या थे, तो क्षत्रिय थे।
इसी प्रकार से जो बौद्ध स्रोत हैं वो इनको शूद्र बताते हैं, ठीक है। और जो ब्राह्मण स्रोत है यानी पुराण, वो शुंगों को ब्राह्मण कहता है। और यही विचार वर्तमान समय में इतिहासकारों के बीच सबसे ज्यादा मान। बात समझ में आई? तो शुंग वंश को पढ़ने से पहले यह जरूरी है कि उससे संबंधित दो तथ्यों को आप जानें। एक फैक्ट ये कि जानकारी कहां से मिलती है, तो जानकारी के जो स्रोत हैं वो पुराण है। पुराण में मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण से भी कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा पतंजलि ने एक महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, तो उसी पर भाष्य लिखा। यह अष्टाध्यायी एक्चुअली में व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। तो वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया, उस पर 2य शताब्दी ईस्वी में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और इससे शुंगों के सत्ता ग्रहण करने की पूरी कहानी से मिलेगी। इसी के अलावा दिव्यावदान जो है, जो एक सिन्हली ग्रंथ है, इसमें जो विवरण दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि शुंग जो थे वो एक्चुअली में मौर्य ही थे, यानी मौर्य डायनेस्टी के ही थे। और वीरदर्थ चूंकि अच्छे से शासन नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर करके पुष्यमित्र शुंग जो एक क्षत्रिय था वो शासक बना। तो इस तरीके से सत्ता हस्तांतरण की कहानी हम लोग को मिलता है। हर्ष चरित्र जो वान भट्ट है, उन्होंने इसको अनार्ज की संज्ञा दी है, यानी निम्न कुल का। और उसके पीछे कारण बताया है कि साहब इसने अपने स्वामी की हत्या कर दी, तो हत्यारा कभी उच्च कुल का नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के जानकारी के स्रोत में निम्न प्रकार की बातें कही गई हैं और उसी आधार पर शुंगों की जाति का निर्धारण इतिहास करते हैं, जिसमें महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का ये कहना है कि ये पारसी थे। तो ये विचार एक सिरे से इतिहासकारों के द्वारा नकार दिया गया है कि किसी भी सूरत में हरप्रसाद शास्त्री के विचार को नहीं माना जा सकता है। यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। दिव्यावदान जो है वो इसको शूद्र कहता है और बौद्ध ग्रंथ इसको क्षत्रिय कहता है, जो भी मान नहीं। लेकिन ब्राह्मण स्रोत जो है ये इसको पूरी तरीके से ब्राह्मण साबित करने में सफल होता है। और सफल इसलिए होता है कि जो पुराण है, यानी मत्स्य पुराण और वायु पुराण में, तो इसमें एक बात बहुत विचित्रता से आपको समझना चाहिए कि पुराण में के 5 खंड हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको, यहां पर थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। क्या बोला शुरू में? सर्ग, जो सर्ग है उसमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है कि ब्रह्मांड कैसे बना। प्रतिसर्ग में जिस चीज का वर्णन है कि ऋषि मुनियों की जीवनी दी गई है कि कैसे कैसे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्मांड को जो है सजाया, संवारा और आगे बढ़ाया। तो ये सर्ग और प्रतिसर्ग में ये विवरण आपको मिलता है। और वंश में जो चीजें हम लोग को मिलती है कि ये धरती ग्रेजुअली कैसे आगे आगे बढ़ी, कौन सा मेटेलिक डेवलपमेंट हुआ और
मनवंतर में जो है वो प्रलय का वर्णन है कि किस ढंग से इस धरती का प्रलय हुआ, और वंशानुचरित जो है वो इसमें राजाओं की वंशावलियां दी गई। तो पुराण का जो 5वां खंड है ना, वो राजनीतिक इतिहास का वर्णन करता है। तो इसमें सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं कि अमुक राजा होगा, और वही राजा हुआ। तो परीक्षित जो पहला राजा माना जाता है भारत का पुराण के अनुसार, तो परीक्षित से लेकर के बिंबिसार तक का पूरे राजाओं का विवरण देता है कि परीक्षित के बाद कौन राजा आएगा, और अंतिम रूप से बिंबिसार तक वर्णन। मैंने बिंबिसार का अर्थ क्या हुआ? हर्यक वंश का प्रथम शासक। तो हमें पुराण से एक प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तो पुराण ये कहता है कि धर्म की हानि होने की वजह से जो पुष्यमित्र शुंग है वो अपने स्वामी की हत्या करेगा और ब्रह्म की स्थापना करेगा और वो राजा बनेगा। तो इस तरीके से पुराणों के माध्यम से जो पुष्यमित्र शुंग है वो पूरी तरीके से ब्राह्मण वंश का या ब्राह्मण जाति का लगता है, और बाद में उसके द्वारा शासक बनने के बाद जो काम किया गया उससे भी लगता है कि उसकी जाति क्या थी? ब्राह्मण। क्लियर? अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने एक 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा जिसका नाम था वृहद्रथ। क्या नाम था? वृहद्रथ। इसकी हत्या कर क्या किया? तो शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना। अब देखिए पुराणों से जो जानकारी हम लोग को मिलती है वो ये कि कैसे स्थापित किया। तो पुराण कहता है कि जो वृहद्रथ था वो राजधर्म निभाने के योग्य नहीं था। राजधर्म का अर्थ क्या होता है कि राजा बनाया ही इसलिए जाता है कि जिस क्षेत्र का वो राजा हो वहां शांति व्यवस्था स्थापित करे, किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हो, कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो, जनता का कल्याण हो। तो इस समय में हिंद यूनानियों का शकों का आक्रमण भारत में होना शुरू हो गया था, और उस शक आक्रमण से जनता को सुरक्षित रखने की योग्यता वृहद्रथ में नहीं थी। इसी कारण से कहा जाता है कि वृहद्रथ राज सिंहासन के योग्य नहीं था, यानी राजधर्म का पालन नहीं कर रहा था। तो ऐसे में राजनीति का यह नियम है हर युग में कि दूसरा व्यक्ति जिसमें योग्यता है तो ऐसे शासक की हत्या कर वो फिर राजधर्म को स्थापित करता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो वृहद्रथ की हत्या की, एक प्रकार से उसने राजधर्म का पालन किया। अब देखिए कि इसकी स्थापना के बाद जो घटनाएं घट रही हैं शुंग के काल में, उसमें सबसे पहला जो घटना है वो है विदर्भ का विजय। विदर्भ की विजय। देखिए ये जो था कि विदर्भ में जो राजा था वो राजा का नाम था यज्ञसेन। और यज्ञसेन कौन था साहब? तो वृहद्रथ
का साला था। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मौर्य जो है वो जीवित है, और ऐसी परिस्थिति में इसको पराजित करके, और जिसने पराजित किया इसको, वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। अब अग्निमित्र ने जो पराजित किया, तो वर्धा एक नदी है जो विदर्भ में पड़ता है। तो वर्धा नदी को सीमा मान कर करके एक भाग इसने शुंग वंश में मिला लिया, और एक भाग जो है वो यज्ञसेन के संबंधी को दे दिया। यज्ञसेन युद्ध में मारा गया था, तो उसका एक संबंधी था जो यज्ञसेन को पराजित करने में अग्निमित्र की सहायता की थी। तो इस वजह से विदर्भ की रियासत विजय होने के बाद दो भागों में बंट गया। एक भाग यज्ञसेन के संबंधी को दे दिया गया, और दूसरा भाग जो है वो उसका विलय किसमें कर लिया गया? तो शुंग डायनेस्टी में। तो इस प्रकार से जो बचे हुए मौर्य थे, मौर्य वंश के लोग, जिससे बाद में खतरा शुंगों को हो सकता था, उसका भी पूरी तरीके से समापन पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र के माध्यम से करवा दिया। दूसरी घटना जो इसका है वो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन। इस अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन की जो जानकारी हम लोग को मिलती है वो अयोध्या अभिलेख से। और अयोध्या अभिलेख को जो लिखने वाला था वो पुष्यमित्र शुंग का मंत्री था जिसका नाम था धनदेव। ठीक है। तो इस अयोध्या अभिलेख से जो जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ का आयोजन किया। कितना? 2 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। एक शासन के आरंभ में, और दूसरा जो किया था वो अपने शासन के अंतिम समय में, अंतिम काल में। इसके साथ एक बात यह जुड़ी हुई है कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला प्रथम शासक था। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इस दूसरे पॉइंट को। यज्ञ बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहला यज्ञ जो होता है किसी भी राजा के लिए वो राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता है। ओथ शिरोमणि जो होती है उस समय जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को क्या बोलते हैं? राजसूय यज्ञ। तो राजसूय युग का मतलब हुआ कि वो एक बोनाफाइड यानी वैधानिक शासक हो गया। प्राचीन काल में नियम था। अब शासक बन गया तो उसका साम्राज्य कहां से कहां तक है ये तय होना होता था। यानी कितनी भूमि उसके अधीन है। तो इसके लिए एक यज्ञ किया जाता था जिसको बोला जाता है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था?
तो एक घोड़ा को छोड़ा जाता था और उसके पीछे पीछे राजा की सेना होती थी। घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से गुजरता था, अगर घोड़े को किसी ने नहीं रोका तो वो क्षेत्र उस राजा का माना जाता था, और अगर घोड़े को किसी ने रोक लिया तो इसका मतलब हुआ कि राजा की सेना जो उस घोड़े के पीछे है उस रोकने वाले के साथ युद्ध करेगा। अगर युद्ध में राजा का सेना विजित हो गया तो इसका मतलब वो घोड़ा और आगे बढ़ेगा। अगर पराजित हुआ इसका मतलब हुआ कि वो राजा की अंतिम सीमा है उसके राज की। तो ये अश्वमेध यज्ञ है। तो उसने अच्छे, दूसरी बात, ये तो अश्वमेध यज्ञ का मीनिंग मैंने आपको बताया। दूसरी बात क्या है कि अभी तक जितना भी पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा, यानी हर्यक वंश से लेकर के शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, और इसमें जितने भी शासक हुए जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है अभी तक। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में पुष्यमित्र शुंग पहला शासक है जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। इसलिए ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि भारत में अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला व्यक्ति कौन था या पहला शासक कौन था। तो वो कौन था, बोलिए ना, पुष्यमित्र शुंग। और ब्राह्मण होने का ये भी एक प्रमाण है, क्योंकि आमतौर पे ब्राह्मण राजा ही ऐसा करते थे और पूर्व के राजा ब्राह्मण नहीं थे। जो पूर्व के राजा थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे, ये प्रमाणित हो चुका है। और उनका धर्म भी सनातन धर्म नहीं था। अशोक अपने जीवन के शुरुआती दौर में शैव का उपासक दिखाई पड़ता है हम लोगों को, लेकिन बाद में चल करके वो बौद्ध हो गए। बिंदुसार के बारे में हम लोग जानते हैं कि आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते हैं कि वो जैन धर्म का उपासक था। इसी प्रकार से उसके पहले जो धनानंद था वो तो निम्न कुल का था ही। और उसके पहले जो दो शासक, दो वंश हुए, शिशुनाग और हर्यक, तो वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रमोट करने वाले थे। तो इसीलिए वास्तविक रूप से पहला ब्राह्मण धर्म जो था वो शुंग वंश था। इसीलिए उसके शासक के द्वारा जो है पहला बार अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ पहली बार होने के पीछे जो कॉज अकाउंटेबल है वो ये है जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया। अब देखिए प्रश्न ये है कि उसने दो अश्वमेध यज्ञ क्यों किया, एक ही करता। तो ऐसा इसलिए किया कि शासक बनने के साथ सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया कि हमारा क्षेत्र निर्धारित हो जाए कि कितना है। तो इसलिए कि आपने क्षेत्र के सीमांकन के लिए। लेकिन दूसरा अश्वमेध यज्ञ इसलिए किया कि उस समय यवनों का आक्रमण होना शुरू हो गया था। तो यवन आक्रमण के वजह से उसकी सीमा निर्धारित होना जरूरी थी। तो इसलिए उसने दूसरी बार अश्वमेध यज्ञ किया और यवनों को पराजित किया, और इस पराजय के बाद ही उसका वास्तविक सीमांकन यानी लैंड डिमार्केशन हुआ कि यहां से यहां तक का क्षेत्र जो है वो हमारा है। क्लियर? तो ये दूसरी घटना है। अब इसके तीसरे घटनाक्रम पे हम आते हैं। तो तीसरा घटनाक्रम है
यवन आक्रमण। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 आक्रमण होते हैं। कितना? 2 आक्रमण यवनों का। इस पर बहुत सारा डिस्प्यूट है कि आक्रमणकारी कौन था। तो जो सर्वमान्य मत उभर कर सामने आता है कि जो प्रथम बार आक्रमण यूनान का हुआ था उस समय डेमेट्रियस यूनानी आक्रमण का नेता था, और दूसरा जो था यूनानी आक्रमण का नेता वो था मिनांडर। और इस विदेशी आक्रमण का जो सामना किया था वो इस आक्रमण का सामना करने वाला जो व्यक्ति था वो वीरसेन था। और वीरसेन कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग का पौत्र था, यानी ग्रांड सन था। ठीक है। और इस प्रकार से दोनों यवन आक्रमण जो थे वो सफल हुए, मतलब उसको विफल करने में पुष्यमित्र शुंग जो है वो सफल रहा। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति भी काफी इंपॉर्टेंट है। और पुष्यमित्र शुंग की जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इतिहासकार कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था। बौद्ध धर्म का विरोधी था। और ये दिव्यादान से हम लोग को जानकारी मिलती है, उसमें पता चलता है, जो विवरण है वो ये कि शासक बनते के साथ पुष्यमित्र शुंग ने पूछा कि अशोक के इतने नाम होने के पीछे क्या कारण है। तो लोगों ने बताया कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, इसीलिए विश्व में उसका नाम है। तो उस पर पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर दिया, आंसर दिया कि अगर 84,000 स्तूप बनवा करके अशोक ने पॉपुलरिटी यानी प्रसिद्धि प्राप्त की है तो हम उन 84,000 स्तूपों का विनष्ट करके प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। तो उसका ये जो वाक्यांश है वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि वो बौद्ध विरोधी था। और उसके बाद 84,000 यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं ताकि आप वीडियो देख करके फिर बाद भी इसको इंक्लूड कीजिएगा अपने इसमें, क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टियाँ हैं तो उसको पढ़ाना है। हम चाह रहे हैं कि आज ही के क्लास में उसको ख़त्म करें। तो 84,000 स्तूप को समाप्त करने के लिए वो सबसे पहले पाटलिपुत्रा पहुंचता है। और पाटलिपुत्रा में जो मेन स्तूप था जिसको कुक्कुटा राम विहार के नाम से जानते थे, क्या चीज, जो स्पेशल नाम है वो लिख देते हैं, कुक्कुटा राम विहार। इस पर उसने 3 बार चढ़ाई की, आक्रमण किया, लेकिन तीनों बार आकाशवाणी होती थी। आकाशवाणी का मतलब आसमान से आवाज आता था और उससे पुष्यमित्र शुंग डर जाता था और छोड़ दिया इसको। उसके बाद फिर अन्य स्तूपों को तोड़ने के लिए वहां से निकला और रास्ता भर जितने स्तूप मिले उन सभी स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग तोड़ता हुआ अंत में पाटलिपुत्रा से यानी कुक्कुटा राम से साकल पहुंचा। साकल में उसने घोषणा की अपने अनुयायियों के जो थे कि जो भी बौद्ध भिक्षु का एक सर ला करके देगा हमें, उसको हम 100 दिनार देंगे।
दिनार का मतलब कि उस समय चांदी के जो सिक्के होते थे उसके लिए प्रयुक्त शब्द। तो इस विवरण से ये पता चलता है कि घोर बौद्ध विरोधी था, लेकिन इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं। और खंडन किस ग्राउंड पे कहते हैं? तो दो उस समय स्तूप का एग्जाम्पल देते हैं। एक सांची का स्तूप, सांची स्तूप, और दूसरा बेसनगर स्तूप, बेसनगर स्तूप। देखिए, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन अशोक ने जो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था वो ईंटों से करवाया था। लेकिन आज आप सांची स्तूप को देखने के लिए जाइएगा तो उसमें ईंट के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं। साथ ही अशोक ने सांची के स्तूप में प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं कराया था, रेलिंग का निर्माण नहीं करवाया था। तो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार और रेलिंग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया, यानी शुंगों के काल में हुआ। इसी प्रकार बेसनगर का जो स्तूप है वो शुंगों के काल में बना। इसका प्रमाण यह है कि बेसनगर के स्तूप में लिखा हुआ है सुगन रजे, यानी शुंगों के द्वारा निर्मित। तो इतिहासकार ये एक बात कहते हैं कि अगर ये बौद्ध विरोधी होते शुंग लोग, तो फिर सांची के स्तूप और बेसनगर के स्तूप का निर्माण क्यों करवाते? या सांची के स्तूप में पत्थर क्यों लगवाते और बेसनगर के स्तूप का निर्माण क्यों कराते? इसलिए पुष्यमित्र शुंग पर बौद्ध विरोधी होने का आरोप लगाना गलत है। हाँ, ये बात सच है कि सत्ता हस्तांतरण के समय में जो बौद्ध लोग थे उनका समर्थन उसे नहीं मिला, इसीलिए शासक बनने के क्रम में उसने बौद्धों का उन्मूलन किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब शासक बन गया वो, तो फिर जो है उसने बौद्ध धर्म का उन्मूलन नहीं किया, बल्कि बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। हाँ, ये बात भी सच है कि ब्राह्मण जाति का होने के कारण जो मौर्यों के समय में ब्राह्मणिज्म को लॉस हुआ था, यानी सनातन विचारधारा को नुकसान पहुंचा था, उसको फिर से स्थापित किया। तो ब्राह्मण धर्म को या सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने का अर्थ ये नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म के विकास को रोक दिया। अगर रोकता तो फिर अपने शासन काल में सांची के स्तूपों के वेस्टरिया का निर्माण नहीं होता या बेसनगर के स्तूप का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो उसकी धार्मिक नीति है उसकी व्याख्या की जाती है। 136 ईसा पूर्व में शासन करने के बाद, 36 वर्षों तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु होती है, और जो उसके उत्तराधिकारी हैं उसमें जो नाम आता है उसमें सबसे पहला नाम है अग्निमित्र का। उसके बाद दूसरा नाम है वसु ज्येष्ठ का। उसके बाद तीसरा नाम है वसु मित्र का। उसके बाद चौथा जो शासक है इसमें, उसका नाम है भद्रक। उसके बाद जो अगला शासक है भागवत, और सबसे जो अंतिम शासक है वो है देवभूति। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 112 वर्षों तक शुंगों का शासन रहा।
तो ये पूरा विवरण जो है, और भी अगर शुंगों के सांस्कृतिक के इतिहास की बात करें या सामाजिक के जीवन की बात करें, तो वो काफ़ी कुछ जानने की जानकारी है, उसमें थोड़ा बहुत बात हम बता देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम धर्म और समाज जब मौर्योत्तर काल का पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें ये सारी बातें रहेंगी। लेकिन शुंगों के साथ जो जुड़ा हुआ जो अन्य गतिविधियां हैं वो जान लेना काफ़ी ज़रूरी होगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हुआ इस पीरियड में समाज के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में, वो ये कि मनुस्मृति जो एक प्रकार का कानूनी ग्रंथ है, उसकी रचना इसी पीरियड में हुआ था। और मनुस्मृति के रचित होने का परिणाम ये हुआ कि जो सनातन धर्म में या आज के प्रचलित शब्दों में हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से इस पीरियड में स्थापित हो गई। कड़ाई से मनु ने जाति व्यवस्था को स्थापित करने का निर्देश दिया और उसमें एक लंबवत विभाजन किया गया, क्षैतिज विभाजन नहीं किया गया। जातियां पहले भी थी, क्षैतिज विभाजन का मतलब इस तरह से पैरेलल हुआ, यानी समाज में सभी लोग बराबर थे। मनु ने जो जाति व्यवस्था का विभाजन किया वो लंबवत किया, जिसमें सबसे सर्वोच्च स्थान पे ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे में शूद्र। इसके अलावा मनु के द्वारा जिस समाज का निर्माण किया गया उसमें अनुलोम और विलोम जो विवाह थे, विवाह तो ऐसे 8 प्रकार के होते थे, लेकिन 2 अन्य और प्रकार थे, जिसमें एक प्रकार था अनुलोम विवाह और दूसरा प्रकार था प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च जाति का होता था और महिला निम्न जाति की होती थी। प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न जाति का होता था और महिला उच्च जाति की होती थी। तो मनु ने अनुलोम विवाह को मान्य कर दिया और प्रतिलोम विवाह को अमान्य कर दिया। विवाह दोनों होते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अनुलोम विवाह से जो बच्चा पैदा हुआ वो ना ही ब्राह्मण रहा और ना ही शूद्र रहा, तो एक नई जाति बन गई, जिससे भारत में मध्यवर्ती जातियों का उदय हुआ जो अछूत का शिकार नहीं हुआ, जैसे कोयरी, कुर्मी, ग्वाला, ये सब मध्यवर्ती जातियां थी। लेकिन जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुआ बच्चा, जिसको मान्यता नहीं दी गई मनु के द्वारा, वो समाज में साथ रहने का अधिकारी नहीं बना, वही अस्पृश्य हो गया, यानी अनटचेबल हो गया। जैसे डोम, हादी, चंडाल, बढ़ौत, तो ये सब जातियां जितनी बनी वो सभी के सभी प्रतिलोम विवाह के रिजल्ट थे, परिणाम था। ठीक है, तो ये सब बात बाद में भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन चूंकि शुंगों से जुड़ी हुई बात है, तो अगर स्पेशलाइज्ड करके शुंग डायनेस्टी आपसे पूछा जाएगा तो उसमें ये बात लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर गौर करें आप, तो उसमें मनु के द्वारा एक आप धर्म नामक विचारधारा को जन्म दिया गया। समझिए इसको, क्या चीज? आप धर्म। ठीक, क्या? आप धर्म। इसको इंग्लिश में भी लिखिएगा ना तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है सर। जानते हैं आप धर्म का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक ऐसी विचारधारा है जिसने कुछ को सारी सुविधाएं प्रदान कर दी, संपत्तिवान बना दिया, और कुछ को निर्धन बना दिया। कहा जाता है ना कि कानून के माध्यम से जो है वो शासन चलता है, तो इस कानून को समझना काफी जरूरी है। पहले भी जरूरी था, आज के समय भी जरूरी है कि किस कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा।
अब ये आप धर्म वाला जो कानून था जिसका निर्माण इसी समय में हो रहा है, उसमें क्या था कि मनु ने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसको सख्ती के साथ लागू किया जाएगा, बल्कि जिस जाति का जो कर्म है उसको वही कर्म करना पड़ेगा। अपने जाति से हट करके अगर वो दूसरा कर्म करता है तो राजा का ये कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दे। जैसे शूद्र का जो कर्म है, अगर उस कर्म को छोड़ के वो क्षत्रिय का कर्म करता है तो उसकी हत्या हो जाएगी। और दूसरी तरफ इस आप धर्म में ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया कि वो आकस्मिकता के समय में, इमरजेंसी के समय में दूसरे वर्ण के कर्मों को भी कर सकता है, उसको ये छूट थी। जैसे ब्राह्मण धर्म के वो कर्म है उससे उसको आमदनी नहीं हो रही है तो क्षत्र धर्म का ही पालन कर सकता है, वो कृषि और पशुपालन का भी काम कर सकता है। तो ये जो आप धर्म का सिद्धांत था ये ऐसा था कि एक वर्ग विशेष की उन्नति का रास्ता खोल रहा था और बाकी लोगों के उन्नति के रास्ते को रोक रहा था। यानी वो चाहे तो वो ये काम नहीं कर सकते। इसके अलावा मनु ने यह भी निर्धारित कर दिया कि अगर एक शूद्र की हत्या कोई ब्राह्मण कर देता है तो उसकी सजा ऐसी होगी कि जैसे मुर्गा मुर्गी को कोई मार देता है और उसकी कोई सजा नहीं होती वैसी होगी। तो ये सब जो चीजें हुई इसी पीरियड में लिखी गई जो आगे के कालों में चलता रहा। तो ये था आपको इसके अर्थव्यवस्था या समाज में जो चीजें स्थापित हुई वो इसी समय हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनु ने औरतों को श्रेष्ठतर बताया शूद्रों से। यानी स्त्रियों की स्थिति जो थी, जो पहले खराब हो गई थी, उसको फिर से उच्च किया जाता है और उनको ये सारे अधिकार दिए जाते हैं जो पुरुषों को प्राप्त है। जैसे वो बहु विवाह भी कर सकती हैं, विधवा विवाह का भी अनुमति था, नियोग प्रथा का भी अधिकार था उन्हें, संपत्ति में भी उनको अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार से पुरुषों पर एक निर्योग्यता मनु ने लगा दी कि तुम्हें एक ही विवाह करना है। जो हिंदुओं में एक विवाह का प्रचलन है उसका भी बीजारोपण इसी समय हुआ था। अब बड़े सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसकी देखभाल नहीं करता है, तो राजा को चाहिए कि ऐसे पुरुष की हत्या कर दी जाए। यानी यहां पर पत्नी को या स्त्री को मनु के द्वारा श्रेष्ठता प्रदान की गई, ऊंचा स्थान दिया गया। तो ये सब कुछ बातें थी जो शुंग वंश के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े, इसको मिटाऊं। अब देखिए साहब, दूसरा जो वंश है वो है कण्व वंश। इसने जो शासन किया वो 73 ईसा पूर्व से लेकर करके 30 ईसा पूर्व तक। ठीक है? इस वंश के बारे में दिक्कत यह है कि बहुत कम, यानी इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कीजिए, अत्यल्प। जानकारी है, यानी बहुत कम जानकारी है। जो भी जानकारी है सिर्फ इतना कि 4 शासक हुए। कितना? उसमें जो पहला शासक था उसका नाम था वासुदेव, जिसने अंतिम शासक देवभूति की हत्या की। माने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर
वासुदेव ने क्या किया? कर्ण वंश की स्थापना की। इसने मात्र 9 वर्ष शासन किया। हम ये क्यों आपको लिख रहे हैं, ये आप ऐसा ना समझिए कि यूजफुल नहीं है आपके लिए। यूजफुल इस ढंग से है कि कभी कभी हमने ये देखा है कि ये जो क्रोनोलॉजी है ये एग्जामिनेशंस में दे देता है कि इसको सजाइए। अगर आप कर्ण वंश के इस क्रोनोलॉजी को याद नहीं करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि वो क्वेश्चंस आपके लिए टफेस्ट हो जाएगा और गलत करके ही आइएगा। इसलिए इतिहास के जितने पन्ने हैं उन सभी पन्नों से प्यार करना चाहिए। प्यार का नाम नहीं आता है तो उसका मुंह अजब अजब करने लगता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो शासक है जिसका नाम है भूमिमित्र, ये 14 वर्ष शासन करता है। कितना? और उसके बाद जो तीसरा शासक है उसका नाम है नारायण, और ये 12 वर्ष शासन करता है। और इसका अंतिम जो शासक है उसका नाम है सुशर्मा, और ये 10 वर्ष शासन करता है। तो कर्ण वंश के बारे में आपको इतनी ही जानकारी लेना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं याद करते हैं, और ये क्रोनोलॉजी, ये कालानुक्रम एग्जामिनेशन में मिलाने के लिए देता है किसी भी ढंग से। यह सिंप्लीफिकेशंस करेगा तो बोलेगा कुल कितने शासक हुए, तो वो तो आप जवाब दे दीजिए कि 4 शासक हुए। लेकिन अगर कौन किसके बाद या फिर जो इसका वर्ष है वो वर्ष को बिगाड़ करके टेबल में दे करके बोलेगा मिक्सिंग कीजिए, मिलाइए, तो ये छोटी सी बात बहुत आपके लिए टफ हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको याद कीजिए, इसको मेमोराइज कीजिए, ताकि ये सब छोटे छोटे प्रश्न अगर आपके पास आते हों तो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ सही होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए अगला जो वंश है उसको हम लोग बोलते हैं आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। इसको आप मान के चलिए कि 30 ईसा पूर्व से लेकर के आगे का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, 200 ईस्वी आप मान लीजिए। यानी ये एक बता रहे हैं सर, सब कुछ बता रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है, ये सबको महत्व नहीं दीजिएगा तो फिर इम्तहान के हॉल में रोइएगा। इसलिए जो भी चीज पढ़ाई, अच्छा ये इसका एक गारंटी है आपको इस बात का कि ये सब चीज घर में नहीं पढ़ सकते हैं आप। जब भी सेक्शन को उठाइएगा सर में दर्द होने लगेगा आपको, आप छोड़ दीजिएगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में आपको याद ही नहीं होगा। हम लोग इस रास्ते से गुजर चुके हैं, इसलिए रोक कर करके आपका कंधा हिला रहे हैं कि ज़्यादा तेज मत बनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो हम इसी नियम का पालन कर रहे हैं। आप जो भी समझिए, इसको सचेत कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक है उसको बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से मेमोराइज कीजिए, अपना समझिए उसको, उससे दुराव पैदा नहीं कीजिए। मोहब्बत सिर्फ इंसानों से ही नहीं किया जाता है, पन्नों से भी किया जाता है। और हम तो आपको मशवरा देंगे कि उसी से करना ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए हाँ, इंसान से खतरा है कि धोखा दे देगा, है ना, लेकिन अजीब चीज धोखा नहीं देगा।
पड़ा रहेगा, देखते नहीं पॉकेट में रख देते हैं, रखा पड़ा रहता है, किसी न किसी समय निकाल के पढ़ते हैं तो उसको याद आ जाता है, तो वो तो हमेशा आपका साथ देता है। ओ हाँ, तेरा तरीक, तरीक माने तरीका, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। लड़का चाहे लड़की से मोहब्बत करे साहब, या लड़की लड़का से मोहब्बत करे, दोनों स्थिति में बेवफाई होती है। कैसे? तो इसी शेर के मुताबिक देखिए कि दोनों एक दूसरे को बोलता है कि तुम मेरा अपना दिल दे दो। अब दिल देने का मतलब क्या है? खुद को दे दो, खुद ही को दे दो। इसलिए खुद ही नहीं बेचना चाहिए। खुद ही जैसे ही बिकती है वैसे ही जो है अमीरी चली आती है, और अमीरी जैसे ही आती है वैसे ही घमंड चला आता है, और घमंड जैसे ही आता है वैसे ही पीछे से पतन खड़ा रहता है। पतन माने पतंगा नहीं, डिक्लाइन। तो एकदम ये शेर साइंटिफिकली है, अगर आप समझ गए तो एकदम अलर्ट रहिएगा, अलर्ट मोड में रहिएगा। और समझना ही नहीं चाहते हैं कि इस लाइन में है तो छोड़ कैसे दे भाई। तो चलिए, ये आपकी बात रही, मेरा काम था रास्ता दिखाना, मानिए नहीं मानिए। तो आते हैं आंध्र सातवाहन वंश पर। इसमें कहा जाता है ये एक ऐसा वंश है कि इसमें 300 शासकों का वर्णन है। सबसे बड़ी बात ये एक विचित्र वंश है कि जिसमें पुराण कहता है कि इसमें 300 शासक हैं, लेकिन बहुत कम की जानकारी है। और इसके साथ एक चीज जुड़ा हुआ है कि इसका उदय जो हो रहा है वो आंध्र में हो रहा है। यानी आंध्र, आज का आंध्र प्रदेश, इस आंध्र की भी एक अलग कहानी है। वो अलग कहानी कि आर्यों का जब विस्तार हो रहा था तो आर्यों ने अपने महिलाओं को छोड़ करके भारतीय महिलाओं से विवाह करना चाहा। तो किया विवाह, और जो विवाह किया वो इसी क्षेत्र में जाकर के किया, आंध्र में जाकर के किया, और विवाह करके संतानोत्पत्ति करके फिर वो वापस चले आए। तो इस प्रकार से आंध्र के जो लोग हैं उनको आर्य उत्पन्न कहा जाता है। वो भी श्रेष्ठ हो गए क्योंकि आर्यों के संतान थे। और उसके बाद आंध्र से वो लोग महाराष्ट्र के तरफ यानी और दक्षिण की तरफ प्रयाण करते हैं। तो इसीलिए उदय तो उनका आंध्र में हुआ, लेकिन उनका जो विकास हुआ, वो जो डेवलप किए अपने एम्पायर का, वो मरहट्टा कहा जाता है उसमें, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र में एक जगह है पैठन या प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान, ठीक है। इसी पैठन या प्रतिष्ठान को राजधानी बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये मूलभूत बातें शुरुआती दौर में आपको जानना चाहिए। ये भी जाति के ब्राह्मण थे, ये भी जाति के क्या थे? ब्राह्मण थे।
तो इस तरीके से शुंग, कण्व और आंध्र सातवाहन ये तीनों के तीनों ब्राह्मण वंश थे। इसीलिए मौर्योत्तर काल के बाद के पीरियड को ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ जो बहुत कम जानकारी मिलती है, तो 300 शासक तो नहीं, जो अभिलेखों में हम लोगों को जानकारी मिलती है, खास तौर से पुलुमावी का नासिक अभिलेख या नागनिका अभिलेख या कार्ले अभिलेख, इन अभिलेखों से ही हम लोग को सातवाहनों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो उससे जो जानकारी मिलती है उसमें पहला जो शासक का जानकारी मिलता है वो था सिंधुक या सिमुक। ये इस वंश का आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था, क्योंकि इसी ने 30 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर करके और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से आंध्र सातवाहन वंश का ये संस्थापक बना। उसके बाद जो शासक का नाम नागनिका अभिलेख में हम लोग को मिलता है उसका नाम है कृष्ण या कान्हा। कृष्ण या कान्हा ये कौन था? तो ये एक्चुअली में सिमुक का भाई था। ये सिमुक का पुत्र नहीं था, सिमुक का भाई था। हम इस लेसन्स को के उसी पॉइंट को बताना चाह रहे हैं आपको, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आमतौर पे क्वेश्चंस आता है, ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल पे भी आएगा आपको, तो सबको मिक्स करके अगर आप चाहेंगे तो आप इसका आंसर पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस के नाम पर आप आराम से बना सकते हैं। तो ये दो ऐसे शासक हैं जो वास्तव में शासक नहीं थे, यानी आप उसको किंग नहीं कह सकते, बल्कि इनकी स्थिति जो थी एक फ्यूडल स्थिति थी, एक सामंतीय स्थिति थी। असल जो शासक बनता है इस वंश में वो इसका तीसरा शासक था, जिसका नाम था शातकर्णी प्रथम। क्या नाम था? शातकर्णी प्रथम। ये कौन था? तो ये सिमुक का पुत्र था। और ये प्रथम सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था। इसकी पत्नी थी नायनिका, और उसी के अभिलेख से हम लोगों को शातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पता यह चलता है कि विदिशा को, विदर्भ को, इन सबों को जीत करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। था तो ये प्रतिष्ठान पैठन का राजा, लेकिन उत्तर भारत में भी इसका विस्तार हुआ। इस तरीके से शातकर्णी उपाधि धारण करने वाला ये आंध्र सात वंश का प्रथम शासक माना जाता है। इसके बाद यानी शातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहनों का जो इतिहास है वो अंधकारमय है, और करीब करीब 30 शासकों का वर्णन मिलता है गौतमी पुत्र शातकर्णी और शातकर्णी प्रथम के बीच में। लेकिन 30 शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था उसका नाम था हाल। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस वंश का 17वां शासक था, और ये जिस चीज के लिए जाना जाता है वो कि इसका जो सेनापति था उस सेनापति का नाम था विजयानंद।
इस विजयानंद ने अपने स्वामी के लिए श्रीलंका विजिट किया था। और श्रीलंका को जो विजिट किया था विजयानंद ने, ये इसलिए नहीं कि साम्राज्यवादी नीति के तहत, बल्कि श्रीलंका के राजा की पुत्री बहुत खूबसूरत थी, तो उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए श्रीलंका विजय किया गया था। और वो विजय इसके सेनापति विजयानंद ने की थी। ये बहुत बड़ा राइटर भी था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। बराबर पूछता है ये, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते होंगे, अभी तो बना नहीं रहे, बनाइएगा तो जरूर आएगा आपको गाथा सप्तशती। और इसकी भाषा आएगा कि किस भाषा में, तो उसने अर्ध प्राकृत भाषा में इसका लिखा था। और इसका लिखने वाला कौन था? तो हाल स्वयं था। तो इस प्रकार से ये इसका चौथा शासक माना जाता है। अब आ जाइए कि इसका पांचवा शासक का जहां तक बात है, तो ये काफी प्रतापी शासक था और उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके साथ जो बातें जुड़ी हुई वो ये कि ये इस वंश का 23वां शासक था। और इसने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की। वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण कोई सामान्य बात नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि जितना मध्य भारत का क्षेत्र था वो सब को ये जीत चुका था। और इसके अलावा शकों को भी इसने पराजित किया। और शकों के मुद्राओं पर अपने जो चांदी की मुद्राएं थी उस पर शक राजा के साथ साथ अपना भी नाम खुदवाया। और इस उपलक्ष्य में चूंकि ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ के क्षेत्रों को जीत लिया था, इसीलिए इसे त्रिसमुद्र पिता तोयावाहन, त्रिसमुद्र पिता तोयावाहन की उपाधि इसने धारण की। जिसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? कि उसके घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पिया। 3 समुद्र, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा दोहराइए, कोशिश कीजिए तो आपको भी आ जाएगा ये। तो त्रिसमुद्र पिता तोयावाहन का अर्थ क्या हुआ? कि उसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया। मतलब क्या हुआ? कि इसके बीच के जितने क्षेत्र थे वो सब का शासक बन गया। एक तो हो गया आपको, हाँ ठीक है, गुड, अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी और पीछे में हिंद महासागर। एक्चुअली में अरब सागर बंगाल की खाड़ी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशियंस, लेकिन फिर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो गया क्योंकि पानी का कलरिंग जो है चेंज कर जाता है। अरब सागर का पानी का कलर अलग है, बंगाल की खाड़ी का अलग है और हिंद महासागर का अलग है। और तीनों जो पानी का कलर है वो आप कन्याकुमारी में जाकर करके देख सकते हैं भौतिक रूप से। ये तो कोई किताबी बात है नहीं, जो पहले था वो भी था। आपको दूरी से दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर 3 समुंदर जो है आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि 3 तरह के पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अब अगला जो शासक है उसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यही आपको याद करना है सर। ये अगर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ क्रॉनिकल वाइज सरिया लीजिएगा ना आप, तो इस पर से बहुत क्वेश्चन आता है। अगर अभी आप मेहनत नहीं करेंगे
ये सब सेक्शंस का जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत हो जाएगा आपसे। इसको दक्षिणा पथपति कहा जाता है। दक्षिणा पथपति कहा जाता है। और अंतिम ये इस वंश का 23वां शासक था, सॉरी 26वां शासक था, नहीं 27वां शासक था, 27वां शासक था। और इस वंश का अंतिम ज्ञात महानतम शासक जो था वो यज्ञश्री सातकर्णी था। क्या? यज्ञश्री सातकर्णी। और इसके बाद भी शासक हुए लेकिन इतिहास में उसका कोई उल्लेख नहीं है। अब देखिए सातवाहन वंश का, जैसे शुंग वंश का कुछ विशिष्ट चीज बहुत अकाउंटेबल है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, उसी तरीके से सातवाहन वंश के साथ भी कुछ विशिष्ट चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात यह कि प्रशासन के क्षेत्र में इसने एक नए पद का सृजन किया जिसको बोलते थे गौलमिक। ग में औ की मात्रा, हिरसई आकार, आधा ल म क लिख देते हैं। क्या? एक शीर्षक ही बना देते हैं तो विविध तथ्य नाम से। तो प्रशासन तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये मौर्यों के समय इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन एक नया पद सृजित किया इसने और वो था गौलमिक। ये और किसी में नहीं मिलता है। गौलमिक क्या था कि गांव का सैनिक प्रधान था। गांव का सैनिक प्रधान, इसका मतलब यह हुआ कि पहले भी गांव के प्रधान होते थे लेकिन उसके पास सेना नहीं होती थी, मिलिट्री नहीं होती थी। ये पहला अवसर है कि गांव के मुखिया को मिलिटराइज किया गया। और ऐसा किस लिए? भू राजस्व की प्राप्ति के लिए। इसी तरीके से इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है, भू अनुदान। क्या चीज? लैंड ग्रांट। ये पहला शासक है जो भूमि अनुदान दे रहा है। इसी से भारत में सामंतवाद की शुरुआत हुई। और जो भूमि अनुदान सबसे पहले दिया गया वो ब्राह्मणों को दिया गया और बाद में चल करके बौद्धों को दिया गया। तो ज्यादा भू अनुदान बौद्धों को मिला, लेकिन शुरुआत इसकी किससे हुई थी? ब्राह्मणों से हुई थी। एक और चीज इस वंश के साथ जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है और वो है 4 धातुओं का सिक्का। अभी तक जो सिक्का चल रहा था वो एक एक धातु का होता था, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, या कांसे का हो। सातवाहनों ने 4 मिश्रित धातु के सिक्के चलाए जिसमें तांबा, सीसा, पोटीन और जस्ता, ये 4 चीजें जो है उस सिक्के में है, मिली रहती थी। एक और चीज इसके प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ है कि ये मात्र प्रधान प्रशासन था। ये भी सवाल आता है, जैसे जितना सातकर्णी उपाधि आप दिए हुए, ये इंगित करता है कि इनके यहाँ माताओं की ज्यादा प्रधानता थी। सातकर्णी प्रथम की जब मृत्यु हुई तो वेदश्री और शक्तिश्री उसके 2 पुत्र थे, वो अल्पायु थे।
तो उसकी पत्नी नागनिका या नायनिका जो थी वो शासिका बनी। तो इस तरीके से सातवाहनों के समय में स्त्रियों का या माताओं का जो है वो काफी अधिक इम्पोर्टेंस था, और इसी कारण जो है वो इस वंश को मात्र प्रधान वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये है छात्रों आज के क्लास का पूरा विवरण। कल के क्लास में जब हम उपस्थित होंगे तो इंडो बैक्ट्रियन और कुषाण डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।